Hello students, welcome to Rice Ice YouTube channel. I am Amit Kiran Choudhury. Today is in our deep analysis, we are going to discuss about India's strategic petroleum and gas reserves. We all know that in recent days, we have seen the strategic petroleum reserves many times in the news. Why? Why this is so important for India and for the world? So let's discuss. In today's The Hindu newspaper, we can see that article in our editorial page on learned lessons. What is the context? Context is in very recent days, center hike petrol prices after 4 years. तो 4 साल बाद जब पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है तो देर इज अ रीजन why this happened now. So these things. So in this discussions, we'll learn the context of the topics. What are strategic petroleum reserves? Strategic petroleum क्या है? इंडियस करेंट पेट्रोलियम रिजर्व स्टेटस, अभी का क्या स्टेटस है, कितना रिजर्व हम लोग का पड़ा हुआ है, वाई इज इंडिया वल्नरेबल, क्यों इंडिया इसमें वल्नरेबल हो रहा है, ये जो युद्ध चल रहा है, जो वार चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का, जो पेट्रोलियम रिजर्व का ये इम्प्लीकेशंस क्या है, किस लिए चाहिए, गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया है, देन चैलेंजेस क्या आ रहा है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हम क्यों नहीं बना पा रहे ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी पे, देन वे फॉरवर्ड्स एंड कंक्लूजन्स. टोटली एक मेंस रेडी कंटेंट है 1 पेज नोट से, तो ये आपको मिलेगा. तो हम लोग क्या करेंगे इस इनिशिएटिव में, हम लोग पहले न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कैसे यूपीएससी के लिए जो जो इम्पोर्टेंट जो लाइंस होते हैं, जो इंफॉर्मेशन होते हैं, वो कैसे ग्रैब करना है, और उसके साथ साथ जो जो चीज़ वैल्यू एडिशन चाहिए, हम लोग का ये जो पूरा देखिए पूरा जो नोट्स है उससे हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, ऐड करते जाएंगे. तो पहले हम कॉन्टेक्स्ट समझ गए कि सेंटर ने पैसा बढ़ाया, 4 साल बाद पेट्रोल डीजल का पैसा इंक्रीज हुआ है, तो इसका रीजन क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है. we know that there is an ongoing conflict between Iran and USA and Israel. So what is the impacts? Hormuz is closed. So Hormuz is closed, or Hormuz is responsible for 80% of the gas and oils export in all over world. So what is the impacts? पेट्रोल एंड डीजल प्राइस इज हाइट, तो उसका प्राइस बढ़ गया है और उसके चलते ग्लोबल इन्फ्लेशन आ गया. पहले पेट्रोल्स का दाम कितना था, मतलब ऑयल का रेट कितना चल रहा था, $60 पर बैरल. अभी वो हो गया $100 पर हो गया. तो इससे चलते क्या हो रहा है, ड्रेन ऑन फॉरेन एक्सचेंज. हम लोगों को पहले $60 देना पड़ रहा है, सेम क्वांटिटी के लिए हम लोग को अभी $100 पे करना पड़ रहा है. देन शार्प डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी, हम लोग सभी जानते हैं कि अभी रूपी का बहुत से ज़्यादा डिप्रिसिएशन चल रहा है इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते. एंड देन इसलिए क्या हो रहा है कि इंडिया का भी जो इन्फ्लेशन रेट वो बढ़ रहा है. तो इन्फ्लेशन बढ़ने के लिए तो गवर्नमेंट का पास और कोई ऑप्शंस नहीं बचा था, क्योंकि यूनियन जो एनर्जी मिनिस्टर है उनका अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़े तो देखा जाएगा कि पेट्रोल का मतलब ऑयल का प्राइस इतना बढ़ गया, अगर हम लोग डोमेस्टिक प्राइस नहीं बढ़ाते तो एक एक क्वार्टर में पूरा एक एक साल का प्रॉफिट खत्म हो जाएगा कंपनीज का. सो दिस इज द सिचुएशन. अब हम लोग देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन के रूप में क्यों बोला जा रहा है कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होना चाहिए. क्या चीज है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, पहले ये जानते हैं. देखो पहले अगर देखते हैं स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम क्या है, तो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व सबसे लार्ज स्टॉक पाइल ऑफ क्रूड ऑयल. रिजर्व्स क्या होता है, जो कि जो सामान हम लोग यूज कर रहे हैं उसका एक स्टॉक पाइल होना, स्टॉक रह जाना. क्यों स्टॉक रखते हैं, क्योंकि जब क्राइसिस का समय आता है, जब प्राइस बढ़ जाता है, जो चीज सामान भी नहीं है मार्केट पे, तब हम लोग घर का उस जगह से लेके फिर यूज करते हैं, तो उसी होता है रिजर्व्स. So these are the reserves. So large stockpile of crude oil, that is called strategic petroleum reserves. इंडिया का करंट पेट्रोलियम रिजर्व कितना है, करंट है 5.33 मिलियन मेट्रिक टन, जो कि मैक्सिमम 9.5 डेज तक चला सकते हैं पूरा इंडिया को. लेकिन 9.5 डेज क्या अच्छा है ना बुरा है, कैसे माने. अगर ये लाइन पढ़ते हैं तो देखा जाएगा कि IAEA ने क्या बोला है. देखो 70 डेज का स्टॉक के बारे में, 70 डेज का नहीं, सॉरी, यह के IA का बोला कि हाँ 90 डेज. IAEA क्या बोला है कि 90 डेज का स्टॉक
इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA क्या बोला कि 90 डेज का स्टॉक होना चाहिए। हम लोगों का कितना है, 9.5 डेज है गवर्नमेंट के पास। और हम लोग एक थोड़ा और एक इन्फॉर्मेशन अगर पढ़ते तो देखा जाएगा कि ऑयल मार्केट कंपनी, देखो OMC लिखा हुआ है। OMC मीन्स ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास, उन लोगों का पास जो रिजर्व रहता है सब जोड़ा जाए तो ये 70 डेज का स्टॉक पाइल हम लोग देखने को मिलेगा। तो हम लोग को चाहिए 90 डेज। ये हो गया, ये हो गया पेट्रोलियम का बात। नेक्स्ट जो चीज आता है, अगर हम लोग हेडलाइन पढ़ते, इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम एंड गैस रिजर्व, ऑल आर टॉकिंग अबाउट पेट्रोलियम रिजर्व, strategic petroleum reserve SPR, but we also talk about gas reserves. Why? The newspaper is also talking about this. Okay, तो थोड़ा और इसके अंदर अगर आर्टिकल को पढ़ते तो इसमें पता चलेगा कि इंडिया इज अ थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट। मतलब जितना गाड़ियां दुनिया में चल रहा है उसका थर्ड लार्जेस्ट हिस्सेदारी हम लोग है। तो इसके जो इतना गाड़ियां चलेगा मतलब हम लोग पेट्रोल डीजल उतना चाहिए, गैस उतना चाहिए। तो हम लोग कितना क्राइसिस में है, समझ आ रहा है कि हम लोग क्यों इतना डेंजर में है। US चाइना के बाद हम लोग है, लेकिन US चाइना कंफर्टेबल पोजीशंस पे है। क्यों? चाइना का जो स्टॉक है वो है 900 मिलियन बैरल। हम लोगों का कितना है? 5.33 मिलियन मेट्रिक टन से इसका रिजर्व्स। अगर सब कुछ मिला लिया जाए गवर्नमेंट सब कुछ का, वो होता है 36 टू 39 मिलियन बैरल हम लोगों का पास है, जो कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मिला के। और उन लोगों का टोटल मिला के कितना 900 है चाइना का, और USA का है 400 मिलियंस, और हम लोग पड़े हुए हैं 39 मिलियंस पे। तो कितना गैप है। लेकिन हम लोग का बार्डन भी उन लोगों का ऐसा मनी है, थर्ड लार्जेस्ट है, लेकिन हम लोग का रिजर्व इतना कम है। अब देखो इसका जगह नेक्स्ट पार्ट में आते हैं तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्यों वल्नरेबल हो रहे हैं। USA चाइना इतना वल्नरेबल नहीं हो रहा है, हम लोग क्यों वल्नरेबल हो रहा है, पहले वो थोड़ा देख लेते हैं मीन्स का कंटेंट। देखिए एक्सट्रीम इंपोर्ट डिपेंडेंसी, हम लोग ऑयल से नेचुरल गैस बहुत ही मिनिमम हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। हम लोग के पास उतना नहीं है। अभी तक कोई डिस्कवर नहीं हुआ है कि हम लोग बहुत सारा खुद से बना पाए। तो एक्सट्रीम इंपोर्ट डिपेंडेंसी, क्रिटिकली लो स्ट्रैटेजिक बफर, हम लोग का बफर भी कम है। ये देखो ये बफर स्ट्रैटेजिक रिजर्व के पिक्चर है। ओके, देन एब्सेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक गैस स्टोरेज, हम लोग के पास गैस स्टोरेज भी नहीं है। फिजिकल एंड करेंसी वल्नरेबिलिटी, हम लोग को रूपी डिप्रिशिएट करे, रूपी जितना डिप्रिशिएट करेगा तब उतना रूपी खर्चा करना पड़ेगा एक पेट्रोल बुलाने मतलब ऑयल खरीदने के लिए, सो महंगा हो जा रहा है। देन जियोपॉलिटिकल एक्सपोजर्स, हम लोग नफ रशिया से खरीदने के लिए सैंक्शंस फेस करना पड़ रहा है, ईरान से खरीद नहीं सकते, वेनेजुएला ऑयल बहुत दूर है। तो ये सब रीजंस इधर पे अवेलेबल हो रहा है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये ऑल कोई ये IEA जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये क्यों बोल रहा है कि रिजर्व रहना चाहिए, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्यों रहना चाहिए। अगर देखते हैं तो नॉर्मली बात पे है कि रिजर्व रहने से जो शॉक आएगा वो हजम कर सकते हैं, वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन और क्या पॉइंट्स चाहिए मेंस को लिखने के लिए, तो 4-5 पॉइंट देना पड़ेगा ना। तो इसके लिए ये पॉइंट्स देखो कि इम्प्लीकेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक इंसुलेशंस, मतलब कि इंसुलेशंस मतलब कि उसको तुमको कुशन मिलता है जब कोई बड़ा घटना घट रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हॉर्मुज चैनल ऐसे चैनल बंद हो गया, हॉर्मुज अभी बंद हुआ, कल स्विच कैनल बंद हो सकता है, कल मलक्का स्ट्रेट बंद हो सकता है। लेकिन देश तो नहीं चल बंद नहीं होगा ना, देश को तो चलना पड़ेगा ना, वी हैव टू रन आवर कंट्री, सो वी नीड अ रिजर्व्स टू absorb the shock. And the next geopolitical leverage and strategic autonomy, हम लोग को अगर किसी के पास अभी अभी दर दर भटकना पड़ रहा है गैस के लिए, अगर ये ना बोलना पड़ता तो हम लोग स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रखते। जब हम लोग इसके लिए स्टॉक रहेगा तो करो तुम लोग युद्ध, हम लोग को कोई परवाह नहीं है, हम लोग 200 दिन मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वो हम लोग नहीं बोल सकते, इसलिए सबको बोलना पड़े शांति रखे, नहीं तो हम लोग का इकोनॉमी खत्म हो जाएगा। देन नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस रेडीनेस, अगर अगर युद्ध करने अभी इसी समय पे अगर सेल्फ डिफेंस के लिए भी हम लोग को टैंक दौड़ाना है ना, एरोप्लेन उड़ाना है ना, तो ऑयल चाहिए। अगर ऑयल मार्केट ही बंद है
तो फिर हम लोग डिफेंस कैसे कर पाएंगे? तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये रिजर्व रहना जरूरी है। फिजिकल स्टेबिलिटी एंड डिफिसिट कंट्रोल। फिजिकल स्टेबिलिटी कैसे? अभी अगर कोई हम लोग का रिजर्व नहीं रहता है, तो अभी अगर मार्केट में जाके खरीदने जाएंगे तो अभी तो बहुत महंगा दाम है, अभी क्यों खरीदे? अगर हम लोग अभी खरीदने जाएंगे तो हम लोग को बेसी पैसा पे करना पड़ेगा, वी हैव टू पे मच। सो फिजिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, डिफिसिट कंट्रोल नहीं रहेगा, तो डिफिसिट और बढ़ जाएगा। सप्लाई चेन एंड फूड सिक्योरिटी, कैसे फूड सिक्योरिटी को इफेक्ट करेगा? क्योंकि वी नो दैट टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजर वी नीड एलपीजी, एलएनजी, नेचुरल गैस। सो देयर इज नो नेचुरल गैस, माना सप्लाई बहुत कम है, और इसके लिए हम लोग का फूड सिक्योरिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। फर्टिलाइजर अगर प्रोडक्शन नहीं आएगा, फर्टिलाइजर महंगा हो जाएगा, तो हम लोग फूड नहीं बना पाएगा ना, उस हिसाब से तो प्रोडक्शंस भी नहीं होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस, तो ये डायरेक्टली फूड सिक्योरिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या सिक्योरिटीज लिया है। गवर्नमेंट पीपीपी मॉडल पे बोल रहा है कि उसको स्टोर करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक तो हुआ कि रिसेंटली हम लोग न्यूज़ पे भी कवर किए जी, यूएई के साथ, यूएई में हम लोग का ऑनरेबल पीएम ने विजिट किया, और उसके साथ एक जो उनके साथ जो एक एग्रीमेंट्स हुआ, उसके तहत यूएई खुद हम लोग के यहाँ पे इन्वेस्ट करके स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाएगा। फिर हम लोग अगर नेक्स्ट पे जाते हैं तो देख पाएंगे हम लोग कि जो हम लोग बोल रहे थे कि जो चाइना और अमेरिका, ये लोग क्या क्या, ये लोग गैस का भी स्टोरेज बनाया, लेकिन वो हम लोग के पास नहीं है, जो कि हम लोग का vulnerability को एक्सपोज कर दे रहा है एलपीजी एलएनजी के लिए। और एलपीजी एलएनजी के अगर प्रॉब्लम आता है, तो एलपीजी में प्रॉब्लम आएगा तो पूरा हम लोग का डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा, घर घर पे हम लोग खाना ही नहीं बना पा रहे, तो वो क्राइसिस आ जाएगा। सेकंड क्या होगा, एलएनजी में क्राइसिस आएगा, हम डायरेक्ट बोले कि फर्टिलाइजर प्रोडक्शन नहीं होगा। तो हम लोग रीजंस देख चुके। अब अगर नेक्स्ट पे जाते हैं तो फिर क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड्स क्या होना चाहिए? देखिए न्यूज़पेपर क्या बोल रहा है कि यूएसए ने चाइना क्या क्या अंडरग्राउंड एलएनजी स्टोरेज किया है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी, इसका वो लोग स्टोरेज कर लिया। एक हो गया वे फॉरवर्ड। सेकेंड वे फॉरवर्ड देखो, यूएई क्या किया है, जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, यूएई इससे पहले रशिया यूक्रेन युद्ध के पहले क्या कर रहा था, रशिया के ऊपर टोटली ऑयल एंड गैस के लिए डिपेंडेंट था। वो लोग क्या क्या डाइवर्सिफिकेशन क्या क्या कर ड्रू डाउन इज डिपेंडेंस ऑन रशियन गैस, रशियन गैस के ऊपर उन लोग का निर्भरता कमाया। उसका मतलब क्या, डाइवर्सिफाई किया अपना। सेकंड हो गया डाइवर्सिफिकेशन, फर्स्ट एलएनजी स्टोरेज करो, सेकंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर इंपोर्ट डेस्टिनेशंस, थर्ड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर अभी का ऑयल जो सप्लाई होगा वो एक साल पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे, कॉन्ट्रैक्ट लिख चुके थे कि आज का जो ऑयल आएगा अगले पहले साल ही हम लोग, पिछले साल ही हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, हम लोग बोल दिए थे, तो अभी का प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पहले ही पेमेंट का बात हो गया था। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे जाने से जो छोटा छोटा शॉक्स आता रहता है वो नहीं आएगा। ये सब अगर हम मेंटेन करते हैं तो ग्रेटर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम लोग को मिलेगा। दीज आर कंक्लूशंस। वे फॉरवर्ड किस लिए है, ये कंक्लूशन के लिए ना, कि हम लोग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिलेगा। आप थोड़ा देख लेते हैं कि यूपीएससी की तरफ से हम लोग और क्या क्या ऐड कर सकते हैं। इसमें देखो कि चैलेंजेस आ रहा है, इस आर्टिकल में कहीं पे भी हम लोग को जो क्या क्या चैलेंजेस आ रहा है वो डिटेल्स में नहीं था हम लोग को, लेकिन यूपीएससी का जब मेंस में आंसर लिखेंगे तो चैलेंजेस पे ऐड करना होगा ना। सब तो अच्छा अच्छा पॉइंट्स है, लेकिन चैलेंजेस कहाँ है? चैलेंजेस देखो, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो पहला बात है पेट्रोलियम रिजर्व जब बनाएंगे तो उसको बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, दैट इज वन ऑफ द चैलेंजेस। जियोलॉजिकल एंड लैंड कॉन्स्ट्रेंट्स, इतना पॉपुलेटेड वाला कंट्री है, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, सो लैंड भी कम है, तो उसका लैंड कहाँ से मिलेगा? स्लो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन, हम लोग फेज 1 फेज 2 में फेज 3 में कर रहे हैं, तो उसका एग्जीक्यूशन भी बहुत लेट चल रहा है। स्टोरेज डिग्रेडेशन, कॉस्टली मैनेजमेंट, जो स्टोरेज भी करते हैं ना तो उसको डे टू डे पे मैनेज करना पड़ता है, उसका एक कॉस्ट है। देन एब्सेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंथुसियाज्म, प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है। अब जो वे फॉरवर्ड हम लोग देखे हैं उसके साथ ये थोड़ा उसको कॉन्सेप्ट में कॉम्प्रिहेंसिव बनाते हैं। स्टेब्लिश स्ट्रेटेजिक गैस स्टोरेज, जो गैस स्टोरेज नहीं था वो गैस स्टोरेज हम लोग बना रहे हैं। सेकेंड, लिवरेज कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ पीपी मॉडल्स, मतलब प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। एक्सप्लोर सॉल्ट कैवर्न स्टोरेज टेक्नोलॉजी,
सॉल्ट का जो कैविटी होता है ना, सॉल्ट का जो खोनी जिसको बोलते हैं, उसमें ये स्टोरेज का बोलते हैं उसका और टेक्नोलॉजी डेवलप करो। डाइवर्सिफाइंग सिक्योर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोला गया था, ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और यूएस से हम लोग धार ले क्या, डाइवर्सिफिकेशन ऐसा करो कि डाइवर्सिफाई करो और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाओ। देन अगर कंक्लूजन पे आते तो अब देखेंगे कि ये सब करने के बाद क्या होगा, हम लोग और इकोनॉमिक रिजाइलेंस हो पाएंगे, हम लोग एनर्जी जो वल्नरेबिलिटीज है उनको स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एवं फुल सस्टेनेबल फ्यूचर ग्रोथ में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये वन पेजर नोट्स में ये पार्ट छोड़ दिया जाए, अगर सब कुछ मिला के वन पेजर नोट्स अवेलेबल है, तो ऐसे करके अगर डेली हम लोग इसको एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वो आगे जाके हम लोगों को बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग वेबसाइट में विजिट करें, वहाँ से डिटेल्स कंटेंट्स और करंट अफेयर्स का वो पढ़े, रीड करें, मेंस का आंसर लिखे और हम लोग को वेबसाइट में अपलोड कर दीजिए। हम लोग एवेल्यूट करके विल एवेल्यूट दिस द कंटेंट्स। सो ऐसे करके राइस साइज का और भी जो चीज़ करंट अफेयर्स है प्रोग्राम के साथ जुड़िए। तो उसके साथ साथ जब सिर्फ आपका करंट अफेयर्स प्रिपरेशन होगा ऐसा नहीं, जो न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट्स है और न्यूज़पेपर के साथ साथ जो तालमेल मिला के जो यूपीएससी का जो मेंस नोट्स मेकिंग उसमें भी हेल्प होगा। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।